बूस्ट। पिछले 3 वीडियोस में हमने कवर किया फर्स्ट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, नेक्स्ट प्रमोटर लेवल, नेक्स्ट इनिशिएशन, इलॉन्गेशन। अब बारी आती है आरएनए प्रोसेसिंग की। जब एमआरएनए फुली मेड अप बन चुका है, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी आ गई है, उसके बाद ये होगा प्रोसेस। इस प्रोसेसिंग में होते हैं 3 प्रोसेसेस, तीनों में से मेजॉरिटी ऑफ देम आर को ट्रांसक्रिप्शनल, बचा हुआ एक जो स्प्लाइसिंग या पॉलीएडेनाइलेशन में से रहता है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रहता है। 3 मॉडिफिकेशन में सबसे पहले होती है केपिंग, सेकंड होता है स्प्लाइसिंग, थर्ड होता है पॉलीएडेनाइलेशन। इस वीडियो में हम तीनों कवर करेंगे एंड देखेंगे कैसे ये मॉडिफिकेशंस हेल्प करती है एक इमेच्योर आरएनए को एक मैच्योर आरएनए बनाने के लिए, जो नाउ इट इज रेडी टू गो फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और ये ट्रांसलेट होने के लिए फिर रेडी हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही लॉन्गेशन प्रोसेस रन होता है, मीनवाइल स्ट्रैंड बनता जा रहा है, यहाँ पे एमआरएनए का आरएनए पॉल बनाता जा रहा है और आगे मूव होता जा रहा है। तो ये जो एमआरएनए स्ट्रैंड है, इसमें कुछ प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है जो साइड बाय साइड भी चलती रहती है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली भी चलती रहती है। मींस कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो ट्रांसक्रिप्शनल को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती हैं और कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है। मेजॉरिटी ऑफ मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो को ट्रांसक्रिप्शनल होते हैं, मींस साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। ऐसे 3 मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हम देखेंगे कि जो इमेच्योर आरएनए यहाँ पे बन रहा है, जो एक मिक्सचर है एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स का। मींस इस एमआरएनए स्ट्रैंड पे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों ही प्रेजेंट है। एक्सॉन्स जो हैं वो कोडिंग रीजन्स रहते हैं, जिनसे जब एमआरएनए फुल बन जाएगा इस रीजन से कोड्स बनेंगे, जिससे अमाइनो एसिड्स फॉर्म होंगे और अल्टीमेटली प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। ये जो नॉन कोडिंग रीजन है इंट्रॉन्स, इनको एक्सक्लूड करने की जरूरत होती है। विदाउट एक्सक्लूडिंग देम एमआरएनए नहीं प्रोसेसिंग नहीं ट्रांसलेट होने के लिए जा सकता। तो इसके लिए क्या होता है कि साइड बाय साइड जब ये एमआरएनए बन रहा है, इस पे एक कैप ऐड होती है को ट्रांसक्रिप्शनली। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन होता है वो कैप का होता है, 5 प्राइम पे कैप ऐड होती है। तो सबसे पहले कैपिंग एंजाइम्स रिक्रूट होंगे। ये जो सी टर्मिनल टेल है ये रिक्रूट करती है इन एंजाइम्स को, इन फैक्टर्स को। सारी मॉडिफिकेशंस के लिए रिक्वायर्ड जितने भी एंजाइम्स है वो एमआरएनए का सी टर्मिनल 3 प्राइम सीटीडी टर्मिनल रिक्रूट करता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये पूछा जाता है। अब 3 प्राइम सीटीडी टेल रिक्रूट करता है, बट जो जहां पे रिक्रूट करता है वो होता है 5 प्राइम कैप। मींस ये कैपिंग एंजाइम, स्प्लाइसिंग फैक्टर्स और पॉली ए मशीनरी, इसमें से जो कैपिंग एंजाइम्स है ये 5 प्राइम पे वर्क करते हैं। स्प्लाइसिंग फैक्टर्स पूरे एमआरएनए पे वर्क करता है इंट्रॉन्स हटाने के लिए, और जो पॉली ए मशीनरी है ये 3 प्राइम पे वर्क करती है। टेल है तो 3 टर्मिनल पे होगी, एंड पे होगी। तो क्यों जरूरत पड़ती है इन मॉडिफिकेशंस की वो देखते हैं, क्योंकि आरएनए इज स्टिल इमेच्योर राइट नाउ और उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, एंड ऑल्सो इट इज नॉट रेडी फॉर ट्रांसलेशन। कब होती है? जब 5 कैप को ट्रांसक्रिप्शनली साइड बाय साइड होती है। इससे क्या होता है? टाइम सेव होता है और रोबस्टनेस ऐड होती है। स्प्लाइसिंग को भी हो सकती है और पोस्ट भी हो सकती है ट्रांसक्रिप्शनली। टेलिंग को या पोस्ट दोनों हो सकती है। सबसे पहले हम कैपिंग देखेंगे। कैपिंग में क्या होता है? 7 मिथाइल ग्वेनासाइल ट्राइफॉस्फेट नाम का कैप ऐड होगा। यहाँ पे ये तीनों चीजें अलग अलग एंजाइम से ट्रांसफर होती है। मिथाइल ट्रांसफरेज 7 मिथाइल ऐड करता है, ग्वेनासिल ट्रांसफरेज ग्वेनाइल ऐड करता है और ट्राइफॉस्फेट एंजाइम ट्राइफॉस्फेट ऐड करता है। तो इसमें 3 एंड पे आप देख सकते हो ये कैप ऐड हो गई है, और इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का अभी तक वो एमआरएनए पार्ट है। ये कैप क्या ऐड करती है? इट एड स्टेबिलिटी एंड इट प्रिवेंट्स एक्सोन्यूक्लियस डाइजेशन। अगर आउटसाइड न्यूक्लियस में अगर कोई ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो उसको कट कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए 5 यूटीआर रीजन पे एक कैप ऐड की जाती है। ऑल्सो इट एड्स इलोंगेशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। मींस जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फॉर ई है, इसके अटैचमेंट में भी ये कैप हेल्प करती है
ये कब आता है फैक्टर? जब ट्रांजिशन होता है ट्रांसलेशन में, मीन्स जब mRNA ट्रांसक्रिप्शन होके और जब ट्रांसलेट होने जाता है प्रोटीन में, तब ये कैप काम आती है रिकॉग्नाइज करने के लिए इस फैक्टर को, EIF4E को। ये एक ट्रांसलेशन फैक्टर है, यूकैरियोटिक है, सो E। जब कब ऐड होगी ये 5 कैप? जब ऑलमोस्ट 25 to 50 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग mRNA बन चुका होता है, तब ये कैप ऐड होती रहती है साइड बाय साइड और mRNA बनता रहता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आती है स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग की एज द नेम सजेस्ट स्प्लाइस आउट करता है इंट्रॉन्स को। इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग रीजन, सो ये इमेच्योर mRNA पे वर्क करता है और उसको एक मेच्योर आरएनए बनाता है। मीन्स ये इंट्रॉन्स जो हैं, जब ये यहाँ से कट होंगे दोनों साइड से, इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज। ये हम स्प्लाइसिंग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज कुछ वर्क करते हैं, U1, U2, U4, U5 एंड U6 नाम के। ये कॉन्सेप्ट हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज क्या करते हैं, इन इंट्रॉन्स को कट करते हैं यहाँ से और अल्टीमेटली कंबाइन करते हैं एक्सॉन्स को एक्सॉन से। तो एक अल्टीमेटली एक एक्सॉन का कॉम्बिनेशन बना हुआ mRNA, मेच्योर आरएनए हमें मिल जाता है। इट कैन अकर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली ऑल्सो, मीन्स टर्मिनेशन के बाद में भी ये मॉडिफिकेशन हो सकती है। अब इसमें क्या रहता है, ये जो इंट्रॉन्स रहते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के इंट्रॉन्स तो सेल्फ स्प्लाइसिंग के थ्रू कट हो जाते हैं और एक्सॉन्स कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन एक सेपरेट टाइप के इंट्रॉन्स होते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है एक स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स की। इस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस जो वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं उसका एक बार एक शॉर्ट ब्रीफ में मैकेनिज्म देखिए। जो ग्रुप 1 है वो न्यूक्लियोटाइड अटैक, मींस न्यूक्लियोटाइड अटैक से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो न्यूक्लियोटाइड अटैक से इंट्रॉन्स को एक्सक्लूड आउट कर देते हैं और एक एक्सॉन मिल जाता है हमें। लेकिन जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स रिक्वायरिंग इंट्रॉन्स हैं, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनता है स्प्लाइसियोसोम का। ये कॉम्प्लेक्स होता है एज आई सजेस्टेड अबव कुछ SN RNAs का, जो होते हैं U1, U2, U4, U5 एंड U6। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एक्सॉन्स अल्टीमेटली कंबाइन हो जाते हैं। ये हम कवर करेंगे बाद में। ये हो गई हमारी सेकेंड मॉडिफिकेशन, जिससे mRNA जो इमेच्योर है उसको मैच्योर बनाया जा रहा है। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, हियर यू कैन सी, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है स्मॉल न्यूक्लियर RNPs आर देयर, ये देखिए। और यहाँ पे सबसे पहले U1 रिक्रूट होता है, फिर U2, फिर ये कॉम्प्लेक्स आता है एक, ये कॉम्प्लेक्स B है। अब U1 और U4 एक्सक्लूड आउट हो जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स दोनों, ये एक्सॉन है और ये भी एक्सॉन है, इन दोनों को अल्टीमेटली कंबाइन कर देगा और एक्सॉन्स आर जॉइंड नाउ। तो ये आप mRNA देख सकते हो। और ये जो SN RNPs हैं, ये इंट्रॉन लेरिएट की तरह रिमूव कर देंगे। मीन्स ये इंट्रॉन है जो वहाँ प्रेजेंट था, उसके साथ कंबाइन होके ये तीनों रिमूव हो जाते हैं एक लेरिएट की फॉर्म में। तो ये था स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, जो सेकेंड मॉडिफिकेशन है। थर्ड में हम देखते हैं टेलिंग में 3 एंड पे कैसे एक टेल ऐड होती है और इसका क्या रोल होता है। ये हमें पता है 3 प्राइम पे C टर्मिनल डोमेन पे ऐड होती है। ये क्या हेल्प करती है, इट एड्स इन एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मींस इस टेल की हेल्प से जो mRNA है वो एक्सपोर्ट होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में हमें पता है प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेट होता है। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, ये दोनों प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियस के, और जो ट्रांसलेशन है ये प्रोसेस है साइटोप्लाज्म का। तो हम देखेंगे कि इस टेल का क्या रोल होता है। इट एड्स स्टेबिलिटी, ओके, एंड ट्रांसलेशन एफिशिएंसी, ओके, ठीक है। एफिशिएंसी इन द वे कि ये अब रेडी है mRNA ट्रांसलेट होने के लिए प्रोटीन में। तो एक बार देखते हैं डायग्रामेटिकली कैसे ऐड होता है। ये 5 एंड है, ये तो फ्री रहेगा, इस पे कैप ऐड है। 3 प्राइम पे हम देखते हैं कि जब DNA, ये DNA स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है जिसपे mRNA बन रहा है।
तो इस पे एक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस। पॉली ए एज द नेम सजेस्ट मल्टीपल एडेनिन बेसेस ऐड करना। तो ये सीक्वेंस पे जब आता है आरएनए पॉलीमरेज, तब यहाँ पे एमआरएनए भी उस सीक्वेंस को ट्रांसक्रिप्ट कर लेगा और एक सीक्वेंस यहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है AA-U-AAA। अब जब पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस आरएनए को मिलता है तो नियर बाय दिस सीक्वेंस क्या होता है, दो फैक्टर CPSF और CSTF ये दोनों रिक्रूट होते हैं। ये दोनों का क्या रोल होता है, CPSF होता है क्लीवेज एंड पॉलीएडाइनिलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर और CSTF का होता है क्लीवेज स्टिमुलेटरी फैक्टर। इन दोनों का क्या रोल होता है, आरएनए को क्लीव करना। मींस CSTF जो है ये एज द नेम सजेस्ट क्लीवेज को स्टिमुलेट करना। मींस ये क्लीवेज करता है आरएनए का, कट करता है यहाँ से। ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे अटैच हो गए, अब ये आरएनए को कट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एक पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ये हेल्प करता है पॉलीमरेज एंजाइम को ऐड करने के लिए पॉली ए टेल। अब जब कट हो जाएगा आरएनए तो उस कट आरएनए पे एक सीक्वेंस ऐड होती है मल्टीपल एडेनिन बेसेस की। उसमें हेल्प करता है ये पॉली बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको शॉर्ट में PBP बोलते हैं, और ये पॉलीमरेज एंजाइम को पैप बोलते हैं। अब सम आरएनएस कंटेन एन इंटीग्रल सीक्वेंस। किसी आरएनएस के पास ये सीक्वेंस ऑलरेडी होती है, ये आर्जिनिन और लाइसिन की होती है। अब क्लीवेज साइट पे अ पार्ट ऑफ द क्लीवेज सिग्नल 11 to 30 न्यूक्लियोटाइड अवे फ्रॉम दिस साइट ये प्रेजेंट होती है। आफ्टर क्लीवेज फ्रॉम एन एंडोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस उस C टर्मिनल की डोमेन को कट करता है। अब उस पे क्या ऐड होते हैं, 50 to 50 एडेनिन बेसेस ऐड किए जाते हैं इस पैप एंजाइम से। ये पैप एंजाइम है पॉलीएडाइलेट पॉलीमरेज। ये एंजाइम ऐड करता है इस सीक्वेंस पे मल्टीपल एडेनिन। देखिए ये mRNA बन चुका है हमारा, ये 3 टर्मिनल है, ये 5 टर्मिनल है। इस पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये सिग्नल है कि अब टर्मिनेट होने का टाइम आ गया है, अब पॉली ए टेल ऐड कर दो। तो CPSF जो है वो क्लीवेज एंड पॉलीएडाइनिलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर जो है वो इस सीक्वेंस पे बाइंड करता है, और जो CSTF है वो इस सीक्वेंस के कुछ ही दूरी पे कट करता है, और कट करने के बाद ये जो पैप एंजाइम है ये ऐड करता है मल्टीपल एडेनिन सीक्वेंसेस पॉली ए टेल। जैसे ही पॉली ए टेल बनता है वैसे ही ये जो क्लीवेज फैक्टर्स हैं CPSF एंड CSTF ये रिमूव हो जाते हैं, ये फैक्टर्स रिलीज हो जाते हैं CPSF एंड CSTF। जैसे ये रिलीज होंगे हमें पता है RNA पॉल इज ऑल्सो नाउ फ्री, पॉलीमरेज एंजाइम भी फ्री हो चुका है, क्लीवेज फैक्टर्स भी रिलीज हो चुके हैं, एंड नाउ वी गेट अ मैच्योर RNA नाउ। अब ये जो RNA रहेगा जिसके पास मल्टीपल एडेनिन बेसेस हैं, ये टेल भी इसको सपोर्ट करेगी एक्सपोर्ट करने के लिए न्यूक्लियस से बाहर और साइटोप्लाज्म में लेके जाएगी, ताकि ये वहां पे नाउ इट्स रेडी टू अंडरगो ट्रांसलेशन एंड टू मेक अ प्रोटीन। इसका अब प्रोटीन बन सकता है, क्योंकि ना इसमें अब इंट्रॉन्स है, इट्स इंट्रॉन्स फ्री ऑल्सो, एंड नाउ इट कैन मेक अ प्रोटीन। तो ये प्रोसेस था पूरा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें हमने अभी तक डिस्कस कर लिया क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, जिससे DNA से फ्री हुए हिस्टोन्स और DNA अब रेडी है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। फिर हमने कवर किया इनिशिएशन में प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर हमने डिस्कस किया इलोंगेशन, जिसमें हमने PTEFB का रोल देखा कि कैसे वो स्मूथली इलोंगेट करता है mRNA को। फिर हमने कुछ प्रोसेसिंग देखी, mRNA प्रोसेसिंग देखी, जो टर्मिनेशन के टाइम पे रोल प्ले करती हैं। को ट्रांसक्रिप्शनल भी होती हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल भी होती है। ये प्रोसेसिंग हेल्प करती है mRNA को मैच्योर बनाने के लिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का। नाउ
लेट्स कवर सम मोर PYQs रिलेटेड टू इट। ये इलॉन्गेशन कंट्रोल में RNA pol 2 pauses near the promoter, which factor releases this? तो ये पूछ रहा है कि जब स्ट्रैंड पे RNA पॉल स्टक रहता है, फिजिकली स्टक रहता है, तो उसको रिलीज करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है? तो हमें पता है कि उसके सी टर्मिनल टेल पे फॉस्फोराइलेशन हो चुका होता है। ये फॉस्फोराइलेशन कौन करवाता है? हमने डिस्कस किया था PTEFP। तो हमें इसका क्लियर आंसर ऑलरेडी पता है। ए का कोई रोल नहीं रहता, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के टाइम पे आता है। डी भी उसी टाइम आता है। सबसे पहला जिसको हमने बोला था मास्टर रेगुलेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये मास्टर रेगुलेटर है। मीडिएटर्स का रोल हमें पता है, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के टाइम पे रहता है। तो इसका रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन के टाइम पे। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में क्या होता है इसका रोल? कि ये जो DNA लूप रहता है, इस पे एनहेंसर सीक्वेंसेस रहती हैं, उनके पास रहते हैं एक्टिवेटर्स, और ये DNA बेंड हो जाता है जैसे ही यहाँ पे प्रमोटर के पास टाटा बॉक्स देखता है, प्रमोटर के पास है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ये मीडिएटर्स क्या हेल्प करते हैं? इन एक्टिवेटर्स को इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के कॉन्टेक्ट में लाने में हेल्प करते हैं, ताकि आगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो सके। तो मीडिएटर्स का भी इसमें कोई रोल नहीं है। सो ये हुआ दूसरा PYQ। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्मिनेशन मैकेनिज्म। व्हाट डायरेक्टली ट्रिगर्स ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन यूकेरियोट्स? तो ये पूछ रहा है टर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यूकेरियोट्स में? रो प्रोटीन नो, ये प्रोकैरियोटिक है ट्रांसक्रिप्शन के रोल में। हेयरपिन लूप भी प्रोकैरियोटिक है। स्टॉप कोडॉन का इसमें कोई रोल नहीं है। पॉली ए सिग्नल इज यूकेरियोटिक टर्मिनेशन सिग्नल, मींस ये ट्रिगर करता है पॉली ए सिग्नल जैसे ही बन जाता है, पॉली ए टेल जैसे ही बन जाता है, वो एक सिग्नल होता है कि फुल्ली मैच्योर RNA बन चुका है, अब RNA टर्मिनेट हो सकता है, एंड नाउ इट इज रेडी टू गेट ट्रांजिशन टू ट्रांसलेशन इनिशिएशन। सो इसका आंसर हो जाएगा पॉली ए टेल। नेक्स्ट देखते हैं इनहेंसर फंक्शन। इनहेंसर्स का क्या फंक्शन होता है? हाउ डू इनहेंसर्स एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जब इनहेंसर्स प्रेजेंट रहते हैं इधर, तो इनहेंसर्स के पास में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनहेंस करते हैं प्रमोटर की एफिशिएंसी को, बढ़ाते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करने के लिए। तो ये एक्टिवेटर्स क्या करते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी, मींस प्रमोटर ऑलरेडी एक कैपेबल फैक्टर है, मींस प्रमोटर कैपेबल है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करने के लिए, लेकिन उसकी एबिलिटी को एनहेंस करते हैं एक्टिवेटर्स, बढ़ाते हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो एक्टिवेटर्स कैसे करते हैं इनहेंस? बाय फॉर्मिंग DNA लूप्स। एक DNA लूप बना लेते हैं और DNA पूरा बेंड हो जाता है। इधर DNA बेंडिंग प्रोटीन्स का रोल आता है, जहाँ पे DNA अब बेंड हो चुका है, नाउ इट कैन कम इन कॉन्टेक्ट विद प्रमोटर। यहाँ पे होते हैं कुछ बेंडिंग प्रोटीन्स जो हेल्प करते हैं DNA बेंड करने के लिए। तो DNA लूप बना के ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेट करता है। सीक्वेंस चेंज नहीं होती, नो। बाय डिग्रेडिंग रिप्रेसर्स, नो। बाय बाइंडिंग RNA पॉलीमरेज डायरेक्टली बाइंड कर ही नहीं सकता विदाउट टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, उसके ऊपर है क्रोमेटिन ओपनिंग ड्यूरिंग एक्टिवेशन, व्हिच एंजाइम मेक क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हमने डिस्कस किए थे, हैट्स होते हैं असाइल ट्रांसफरेजेस जो एक्टिवेट करते हैं। तो इसमें आंसर असाइल ट्रांसफरेज हो जाएगा। मिथाइल ट्रांसफरेजेस रिप्रेस करते हैं। DNA लाइगेज का इसमें कोई रोल नहीं है, रेप्लिकेशन का एंजाइम है जो DNA ज्वाइन करता है। DNA पॉलीमरेज का भी यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन में RNA बन रहा होता है तो RNA पॉलीमरेज होता है, DNA पॉलीमरेज का रोल सिर्फ एप्लीकेशन में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग, विच इवेंट्स हैपन फर्स्ट ऑन अ नेसेंट mRNA? नेसेंट मींस इमेच्योर mRNA पे सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है? तो हमने 3 मॉडिफिकेशंस डिस्कस की थी, उन 3 में से सबसे पहला होता है केपिंग, जिसमें केपिंग में 5 प्राइम पे 7 मिथाइल गुआनिसाइल ट्रांसफरेज फॉस्फेट का एडिशन हो जाता है, ट्राइफॉस्फेट का। नेक्स्ट थी स्प्लाइसिंग, जिसमें इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, एंड थर्ड वाज पॉली ए टेल एडिशन। तो इसमें पूछा फर्स्ट कौन सा होता है? तो केपिंग एंजाइम। तो ये कुछ थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू to discuss some other concepts. Stay tuned and subscribe to the channel. Thank you. Free audio post-production by alphonic.com.